था आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं है बवाल है को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आज इसका पार्ट 4 हो जाएगा। हम लोग इसमें देखते हैं रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे सवाल। आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट की जगह पे आप POINT पॉइंट डाल दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हम वहाँ वीडियो के लिंक को प्रोवाइड करते हैं और PDF को भी डाल देते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपने इस सेशन को शेयर दोस्तों के साथ कर दीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया चलाते हैं जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि अपने व्हाट्सअप के स्टेटस में भी लगा दीजिए। तो चलिए सवाल को कंटिन्यू करते हैं। किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिसमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पूछ रहा है कि अधिकतम प्रतिरोध होना चाहिए। अधिकतम प्रतिरोध हमें प्राप्त किस में होगा, समांतर में होगा या श्रेणी में होगा। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि किसी भी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है और समानांतर क्रम में अगर यदि आप जोड़िएगा तो उसमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। जैसे कि आपको इसी सवाल से हम बता देते हैं, जैसे कि है कि मतलब 1/5 ओम है प्रत्येक प्रतिरोध और 5 प्रतिरोध लिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग पहले जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सिर्फ सीधे में आपको जोड़ना होता है, जैसे कि R1 + R2 + R3। ठीक है, जो भी है इसी तरह आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए कि 1/5 था सभी, तो इसको जोड़ दीजिए श्रेणी में। 5 प्रतिरोध है, 1 2 3 4 5। अब इसको जोड़िएगा, एलसीएम नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर सभी जुड़ जाएगा तो ऊपर भी 5 आ जाएगा। कटने के बाद 1 ओम प्रतिरोध हो गया। अगर यदि आप मान लीजिए कि इसी को आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में क्या होता है 1 और जितना दिया हुआ रहता है प्रतिरोध उसको लिखते हैं। तो ये 5 ऊपर आपका चला जाएगा, तो प्रत्येक में इसी तरह होगा 5 5 5। ठीक, 5 बार लिखा जाएगा तो आपका कितना हो गया, ऊपर 25, नीचे कितना हो गया 1 हो गया। तो हम लोग समांतर क्रम में देखते हैं कि उसको आंसर होने के बाद उसको पलट दिया जाता है, क्योंकि हमारा R इक्विवेलेंट जो यहाँ आता है वो भी तो नीचे ही आता है। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए जैसे ये क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, तो देखिए 25 R इक्विवेलेंट आ गया प्रतिरोध और बराबर इधर 1 आ गया। तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए तो कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। तो देखिए 1 का 25वां भाग हो गया है और भी प्रतिरोध क्या हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है। इसीलिए किसी भी प्रतिरोध को अगर यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें उच्च प्रतिरोध प्राप्त होगा, और अगर यदि वही समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमें निम्न प्रतिरोध प्राप्त होगा। चलिए अगला सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए इसमें है कि 1/2 m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2 भी है का संवेग क्या होगा। संवेग बराबर हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक है, संवेग देखिए इसमें लगा दीजिए। अब तो द्रव्यमान कितना दिया 1/2 m और वेग कितना दिया है 2 भी, तो यानी कि 2 से 2 कट गया, m भी बच गया, संवेग इसका क्या हुआ m भी हो गया। आगे पूछा गया है त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय से भाग देते हैं तो हम लोग को त्वरण प्राप्त होता है। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यहाँ से आपका SI मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड और t का भी s हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आगे अगला सवाल को कंटिन्यू करते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उसकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि दो शीर्ष के बीच की दूरी L बता रहा है तो तरंगदैर्घ्य को क्या लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए तरंगदैर्घ्य पहले होता क्या है। तरंगदैर्घ्य होता है किसी ध्वनि के संचरण, जैसे कि संचरित हो रहा है तो यहाँ देखिए कि एक बार जो लूप बनाया और यानी दो श्रृंगों या तो दो गर्तों के बीच के दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक, और अगर यदि आप आयाम देखिएगा, आयाम क्या होता है कि कितना ऊंचाई तक गया या तो कितना गहराई तक गया, उसी को क्या कहा जाता है आयाम कहा जाता है। और आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है कि प्रत्येक सेकंड में वह कितनी बार यानी कंपन कर रहा है। जैसे कि इसका आवृत्ति यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आने में एक लूप पूरा किया और यहाँ से यहाँ तक में 2 लूप पूरा किया, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में यह 2 लूप पूरा किया। तो इसका मतलब है कि इसका आवृत्ति कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला नीचे देखिए, इसी से आप पता कर लीजिएगा कि आवृत्ति किसका अधिक है किसका। जैसे कि इसमें देखिए ये भी 1 सेकंड है, इसका आवृत्ति कितना है 1 यहाँ है, उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा,
यानी कि 4 लूप ये पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इसका आवृत्ति ज़्यादा है कि इसका आवृत्ति ज़्यादा है, तो ये नीचे वाला का आवृत्ति ज़्यादा है। तो वो वही ना होता है कि महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से पतली क्यों होती है, तो वही महिला की आवाज़ की आवृत्ति जो होती है वह कम होती है, यानी कि उसका बहुत जल्दी जल्दी लूप बना लेता है, ठीक है। तो पुरुष का जो होता है ऐसे चलता है, ठीक है, इसीलिए उसका आवाज़ क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर यदि दो श्रृंग के बीच की दूरी को एल से सूचित किया जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किस में करेंगे, एल दूरी है तो एल हो गया उसका तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अगर यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से आवृत्ति किसका अधिक है, तो आवृत्ति सेकंड वाला का अधिक है। आगे और आएगा सवाल, उसको भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। जैसे यह है कि डॉट जंग का रासायनिक सूत्र है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है जो कि लोहे पे लग जाता है, द Fe2O XH2O होता है, एक्स, ठीक। उसके बाद देखिए अगला है कि यदि कोई एजेंट टी समय में डब्ल्यू काम करता है तो उसकी पावर क्या है, तो पावर यानी कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो यहाँ देखिए काम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, शक्ति निकाल लेना है, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे टी। उसके बाद अगला देखिए वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है। देखिए गति के हम लोग समीकरण को देखते हैं कि कितने नियम होते हैं, तो इसका 3 नियम होते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ कहता है गति का कि v बराबर u प्लस ए टी, और सेकेंड कहता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड कहता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और s nth यानी कि nवां सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, उसके लिए आपका सूत्र हो जाता है u प्लस ए इंटू 2n-1/2। यही n है कि चौथा सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, पाँचवा सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, ये आप दूरी निकाल रहे हैं। s मतलब यानी कि विस्थापन कितना किया है, ठीक। तो यहाँ आप लोग जानबे करते हैं कि u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, a क्या होता है, त्वरण होता है, t क्या होता है, समय होता है, v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, ठीक है, s क्या होता है, विस्थापन होता है कि यानी कितना दूर चला। तो यहाँ देखिए आपको पूछ रहा है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है, तो आप इसका देखिए कि वेग कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, दो में है, लेकिन समय के बीच संबंध दर्शाता है। तो समय देखिए यहाँ लास्ट वाला, पहला वाला और लास्ट वाला पकड़िए, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा, गति का प्रथम नियम। ये भी पूछा जाता है आपको कि गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है, तो इसमें आपको बताना होगा कि वेग और समय दर्शाता है। अगर यदि यही गति का दूसरा नियम देखिएगा तो इसमें देखिए स्थिति और समय को दर्शाया जा रहा है, और तीसरा नियम में वेग और स्थिति को दर्शाया जा रहा है। स्थिति मतलब कि कितना विस्थापन हुआ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नियम हो जाएगा। अगला देखिए आगे है कि एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो कार्य बराबर क्या होता है, यानी कि बल गुना विस्थापन, बल mg यानी कि m द्रव्यमान, F क्या होता है, F बराबर m इंटू ए, ठीक है। तो द्रव्यमान इसका दिया रहेगा ए, यानी कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी नीचे फोर्स बल लग रहा है उसी को हम लोग ए यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, mg/h। mg एक तरह से क्या हो गया जानते हैं, mg एक तरह से फोर्स ही हो गया। m मीन्स द्रव्यमान, g मीन्स यानी गुरुत्वाकर्षण को यहाँ तुरंत से रिप्लेस किया गया, ठीक है, और h यानी कि विस्थापन कितना हो रहा है, ठीक। तो अब यहाँ देखिए कि द्रव्यमान आपको दिया है 20 kg और ऊंचाई दिया है 2 मीटर, और जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप वर्क बराबर लगा दीजिए mg/h, m यानी 2 यानी 20 और 2 और 10, इसको गुना कर दीजिए, आपको आ जाएगा 400, और कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रोपेन देखिए प्रत्येक दिन हम इसको देख रहे हैं कि एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2, एल्कीन CnH2n+2, एल्कीन होता है CnH2n, और एल्केन होता है CnH2n+2, ठीक है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसको बांटा जाता है एथ, मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेक। तो यानी कि एन का मान ये सूचित करता है। जैसे कि एथ लेना है तो उसके लिए 1 लेंगे, एन का मान मेथिलीन से रिलेटेड रहेगा तो उसका 2 लेंगे, एम यानी कि एन का मान। तो यहाँ देखिए आपको पूछ क्या रहा है, प्रोपेन, पेन सबसे लास्ट वाला देखिए, लास्ट में प्रत्यय क्या बोल रहा है, पेन। तो यहाँ देखिए काइन, एल्कीन, कीन, यहाँ कैन, पेन
कैन। ठीक, तो अब हमको ये पता चल गया कि इस सूत्र का हमको प्रयोग होगा। अब एन का मान क्या लेंगे, तो अब यहाँ उपसर्ग देखिए आपका क्या बोल रहा है, प्रो, तो यानी कि एथ मेथ प्रो, प्रो कितना 3, एन का मान 3 बता रहा है, तो अब इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि सूत्र आपका क्या है, CnH2n + 2, तो यानी कि n के जगह पे 3 कीजिएगा, C3H2n, यानी कि 2 यहाँ 2 और 3 पुट कीजिएगा, 3 दूना 6, 2 कितना हो गया 8, यानी प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा C3H8। इसी तरह आप किसी का भी सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ अगला कर रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगुना हो तो इसकी गतिज ऊर्जा यानी कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना उसमें वृद्धि हो जाएगा। शुरुआती वेग का अगर यदि वेग दुगुना, जैसे कि देखिए पहला वाला देख लेते हैं कि वेग उसका पहला वाला का v मान लेते हैं, द्रव्यमान m मान लेते हैं, इसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा ½ mv²। ठीक, अब दूसरा वाला में देखिए कि अब उसका वेग क्या हो गया, दुगुना हो गया, द्रव्यमान वही है, तो इसमें गतिज ऊर्जा लगाइए ½ m। ठीक है, वेग दुगुना हो गया 2v, गुना 2v v² होता है। ठीक, 2 बार लिख दिए, तो यहाँ देखिए कि अब आपका क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और ½ mv पहले से भी था और 4 सिर्फ एक्स्ट्रा आया है। ठीक, तो गतिज ऊर्जा अब क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 kg यानी आधा kg और मोबाइल फ़ोन को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा डॉट है, यानी कि जब वह ऊपर में था उसका स्थितिज ऊर्जा क्या था, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh, यानी कितना द्रव्यमान है, कितना गुरुत्वाकर्षण है और ऊंचाई कितना था। ठीक है, अब इसमें इसको पुट कर दीजिए, आपको दिया हुआ है m दिया हुआ है 0.5 kg यानी आधा kg, उसके बाद ऊंचाई 100 मीटर और जी का मान दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा ½ mv², इसको यहाँ पुट कीजिए, उसके बाद हल करने के बाद आपको कितना आ जाएगा 500 जूल आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अगला कर रहा है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है, 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला। देखिए न्यूटन का तीसरा लॉ यहाँ लग रहा है कि न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कह रहा है कि क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया होता है, यानी कि जितना आप धक्का लगाइएगा उतना से आपको भी झटका पीछे से मारता है। ठीक, तो अगर यदि ये 50 न्यूटन से उस व्यक्ति को धक्का लगाता है तो उसको भी वह व्यक्ति 50 न्यूटन से ही धक्का लगाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि जब 8 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। लगाए गए बल के परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए बल निकालना है तो बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अगर यदि हमको द्रव्यमान मिल जाए और त्वरण मिल जाए तो हम लोग का बल निकल जाएगा। देखिए दिया क्या है, द्रव्यमान दिया हुआ है 8 kg और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड और प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग 9 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो अब हम लोग को प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पता है, समय भी पता है, तो हम लोग त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी 9 में 4 गया 5 बटे 2, तो यानी 5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण निकल गया। अब फोर्स निकालना है, फोर्स बराबर क्या होता है m×a, m दिया हुआ है 8 और a निकला आपका 5/2, तो इसको कटाने के बाद आपको कितना आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है। समतल दर्पण जो कि हम लोग घर में उपयोग करते हैं, इसमें क्या होता है कि समान आकार बनता है, जितना बड़ा आप रहते हैं उतना बड़ा ही प्रतिबिंब आपके दर्पण में भी बनता है। ठीक है, ये नहीं होता है कि अगर यदि आपका 5 किलो का सिर है तो आपका 50 किलो का सिर बन जाता है, वैसा नहीं होता है, समान आकार भी बनता है, यानी कि जितना बड़ा यहाँ दिख रहा है उतने बड़ा आपको प्रतिबिंब में भी दिखता है और सीधा बनता है। ठीक है, सीधा मतलब कि आप अगर यदि ज़मीन पे खड़ा है तो वहाँ दर्पण में भी आपको ज़मीन पे ही खड़ा दिखाई देगा, ये नहीं कि मतलब पलट देगा कि आपका पैर चल गया ऊपर और सिर चल गया नीचे। ठीक, और पास तौर पर उल्टी बनता है। पास तौर मतलब पास मतलब हुआ लिटरल, यानी कि अगर यदि दायां हाथ दिखाइएगा दर्पण में तो आपको उधर से लगेगा कि बायां हाथ दिखा रहा है। ठीक है, तो वही होता है पास, यानी कि थोड़ा सा उल्टा। ठीक है,
वो वाला उल्टा नहीं कि मतलब पैर ऊपर और सर नीचे, वो वाला उल्टा नहीं, दायां बायां वाला उल्टा होता है, यानी पास से उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी मतलब कि आप दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तब तक आपका प्रतिबिंब दिखता है, और जैसे आप हट जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन वही अगर यदि आप सिनेमा देखने जाते हैं, वहाँ आभासी प्रतिबिंब नहीं होता है, क्योंकि वहाँ एक बार छप के पहले एकदम बन गया है, कैसेट बन गया है। ठीक है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डॉट होती है। तो फोकस दूरी बराबर क्या होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होता है, जैसे कि एक दर्पण ले लिए, अवतल दर्पण लिए, ठीक है, ये मान लिए प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष है, इसका एक सेंटर होता है, और सेंटर से आधा दूरी पर क्या होता है, फोकस होता है। तो वही बोल रहा है कि फोकस क्या होता है, तो सेंटर का यानी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। ठीक। उसके बाद एक सवाल कर रहा है कि एक लड़का 4 kg के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य का मान जूल में ज्ञात कीजिए। देखिए 4 kg है, 30 सेकंड तक पकड़ता है, चल नहीं रहा है जी, नहीं चल रहा है, तो इसका काम कहाँ से होगा। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुना बल के दिशा में विस्थापन। विस्थापन इसमें हुआ कुछ नहीं हुआ, एस का मान 0 हो गया, तो कार्य क्या हो गया, 0 हो गया। कितना बल लगाए, यानी कि कितना भी वजन उठा के क्यों ना खड़ा हो। वही अगर यदि इसको लेके थोड़ा सा भी चाहे ज़मीन से उठा के सर पे रखता तो उसका एच यानी बढ़ता, यानी हाइट बढ़ जाता, तो हाइट बढ़ता तो यानी डिस्प्लेसमेंट उसमें हुआ। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.6 सेकंड लगते हैं तथा उसकी गति 600 मीटर प्रति सेकंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना है। ठीक। बल बराबर फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। देखिए तो यहाँ दिया क्या क्या हुआ है, इसी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि दिया हुआ है द्रव्यमान, दिया हुआ है 12 ग्राम गोली का, द्रव्यमान ग्राम में है, इसको हम लोग को लास्ट में किलोग्राम में बदलना होगा। टाइम दिया हुआ है 0.0 सेकेंड, और प्रारंभिक वेग अगर यदि गोली जैसे निकलेगा तो प्रारंभिक वेग तो 0 रहेगी। ठीक। अंतिम वेग उसका कितना चल रहा है, 600 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक। तो अब देखिए कि यहाँ अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय मिल गया, तो हम लोग यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं। तो त्वरण देखिए, त्वरण हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ से 10 मतलब ऊपर जाएगा, तो आपका त्वरण कितना हो गया, 10,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 12 ग्राम, इस द्रव्यमान को आपको क्या करना होगा, किलोग्राम में बदलना होगा। ठीक है। तो एफ बराबर एम इंटू ए पर बैठा दीजिए, यानी कि 12 गुना 10,000 जो हम लोग का निकला था त्वरण, और 1,000 से भाग दे दीजिए इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1200 न्यूटन आ जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है। तो देखिए संगमरमर के चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालने पर यह आपका सूत्र बन जाता है। ठीक है। हम यह आपको यह समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लाए थे कि रिएक्टिव सीरीज क्या होता है। रिएक्टिव सीरीज होता है कि जो मतलब अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है उसको आगे रखा जाता है, और जो कम अभिक्रियाशील होता है उसको पीछे रखा जाता है। ठीक है। और जो जितना ज़्यादा अभिक्रियाशील रहता है उसका दाम उतना ही कम होता है। जैसे कि यहाँ देखिए प्लेटिनम, सोना, चांदी, ठीक है, कॉपर, ये सब का कीमत देखिएगा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह वायुमंडल में अभिक्रिया नहीं करता। अगर यदि मान लिया जाए कि सोना का कुंडलपन है, और वो अगर यदि उसमें जंग लग जाता, तो अगर यदि उस पर जो भी कपड़ा पड़ता तो उस पर खराबी हो जाता। ठीक है। इसीलिए यहाँ देखिए कि रिएक्टिव सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्ट कौन करता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लोहा, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, चांदी और सोना, सबसे लास्ट में प्लेटिनम, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु अगर यदि पूछा जाए तो आपका प्लेटिनम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि संवेग में डॉट होता है। संवेग में क्या क्या होता है, संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी संवेग जो मान लिया जाए कि एग्जांपल में लेते हैं कि 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी संवेग है। तो इसमें देखिए ये जो 10 दिख रहा है ये परिमाण है। परिमाण क्या हो सकता है, लंबाई हो सकता है, दूरी हो सकता है, और वस्तु की मात्रा हो सकता है, उसी को परिमाण कहा जाता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है, दिशा होता है, उसी
वह क्या है, संवेग है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है। 58 से 71 वाले तत्व को लेंथेनाइट कहा जाता है और 89 से 103 वाले को एक्टेनाइट कहा जाता है। वही अगर यदि पूछा जाता कि 58 सिर्फ 58 वाला को क्या कहा जाता है, तो 58 वाला तो लेंथेनाइट श्रेणी में आ जाता। और वही अगर यदि पूछा जाता कि 57 वाला को क्या कहा जाता है, 57 वाला को लेंथेनम का, 89 वाला को एक्टिनम कहा जाएगा। ठीक, तो देखिए आगे, आगे है कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। एम सेल में, तो सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि 2n² होता है। ठीक है, अब n का मान k के लिए 1, l के लिए 2 और m के लिए 3, n के लिए 4 पुट कर देंगे। तो पूछ रहा है किसमें, m सेल में। m सेल में तो यानी कि KLM, m यानी कि n का मान कितना पुट करना होगा, 3, यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 9, 2 9 18, इसलिए m सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगा। ठीक, यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डॉट से संबंधित होता है। ठीक है, 12 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है कि उसमें उसका परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या भी 12 है। प्रोटॉन की संख्या बराबर, देखिए प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ठीक है, अब बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, सभी एक ही होता है, यानी कि बराबर ही होता है। तो इसमें 12 प्रोटॉन है तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 12। ठीक है, 12 हो गया। तो अब ये कौन सी है, मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम किस में है, कौन आवर्त में, यानी कि कौन समूह में पूछ रहा है कि, यानी ऊपर से नीचे वाला, ऊपर से नीचे वाला में दूसरा समूह में मैग्नीशियम है। ठीक, आगे देखिए कि गतिज ऊर्जा को व्यक्त किया जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात करना, कार्य हमको दिया हुआ है बल और गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है बल दिया हुआ है और कार्य दिया हुआ है, तो हम लोग विस्थापन निकाल सकते हैं, यानी S विस्थापन बराबर आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर, ऐसे अगर यदि बल गुना विस्थापन लिखते हैं तो यहाँ देखिए विस्थापन गुना बल बराबर इधर कार्य लिख दिए। अब 200 से 1000 को कटा दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, यानी कि विस्थापन आपका कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। यहाँ देखिए परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, 56 वाला आपका S ब्लॉक से संबंधित है। ठीक, इसमें बोल रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम कार्बोनेट के डॉट अणु होंगे, यानी कि अणुओं की संख्या निकालने के लिए होता है कि तत्वों का द्रव्यमान, ठीक है, तत्वों का द्रव्यमान, जैसे कि यहाँ 21 ग्राम दिया हुआ है, बटे तत्व की परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तत्व का द्रव्यमान 21 ग्राम दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है, अणु की संख्या। अणु की संख्या बराबर तत्वों का द्रव्यमान और बटे तत्व का परमाणु द्रव्यमान। अब हम लोग इसका परमाणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो इसका मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, और कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। लेकिन यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन है, 16 तिया 48 हो जाएगा, यानी टोटल परमाणु द्रव्यमान हम लोग का कितना निकल गया, 84, यानी कि 84 म्यू, लेकिन उसको ग्राम में भी 84 ग्राम लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए अणु की संख्या निकालना है तो ऊपर हम लोग को क्या देना होगा, यानी तत्वों का द्रव्यमान ग्राम में 21 ग्राम दिया हुआ है, और उसके बाद फिर हम लोग का तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना निकला है, 84, यानी 21 में 84 से भाग दीजिएगा, 1/4 आएगा, उसको हल कीजिएगा तो आपको 0.25 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अगला कह रहा है कि वेग और समय के गुणनफल क्या कहलाते हैं। वेग और समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है, और वही अगर यदि पूछा जाता कि चाल और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है तो उसको दूरी कहा जाता है। चाल जो होता है किसी भी दिशा में चला जा सकता है, लेकिन विस्थापन जो होता है दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसे कि इस फिगर में देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि ये बिंदु से चलना शुरू किया, चलते चलते घूम के ये फिर पुनः वहीं आ गया, तो इसमें विस्थापन क्या हुआ, 0, क्योंकि बोला जाता है कि विस्थापन में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ है
तो इसमें यहाँ से यहाँ चला तो ये दूरी हुआ। अगर यदि विस्थापन इसका देखिएगा तो इसका विस्थापन हो जाएगा सिर्फ यहाँ से यहाँ वाला जो है वही दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल है कि विस्थापन क्या हो सकता है। विस्थापन माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूरी जो होता है, दूरी शून्य हो सकता है, दूरी कभी माइनस नहीं हो सकता है। शून्य हो सकता है लेकिन चूंकि हम चलबे नहीं करेंगे तो शून्य दूरी होगा, माइनस नहीं होता है दूरी। ठीक है, जैसे कि इधर गए, देखिए इधर गए थोड़ा सा, फिर पुनः घूम के यहाँ आ गए। ठीक है, तो यानी कि ये दूरी इससे तो ये साइड आ गए लेकिन दूरी तय हो रहा है। ठीक, दूरी निगेटिव में नहीं होता। अब देखिए इसमें है कि पूछ रहा है कि क्या दूरी शून्य न होने पर भी विस्थापन शून्य हो सकता है। तो यहाँ आंसर आ रहा है हाँ, दूरी शून्य न होने पर भी, यानी दूरी कुछ न कुछ होगा, चाहे पॉजिटिव में ही दूरी होता है, निगेटिव में तो दूरी होता ही नहीं है। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ से चला, ठीक, और पूछ रहा है कि क्या दूरी शून्य न होने पर भी विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक, यहाँ से चला और घूम के यहाँ आ गया। ठीक, तो अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो इसको तो जीरो मिल रहा है, विस्थापन तो जीरो हो गया, न्यूनतम बीच की दूरी होना चाहिए। और देखिए ये घूम के ऐसे यहाँ से आया तो ये तो दूरी तय किया ना, तो यानी कि दूरी तो शून्य नहीं हुआ लेकिन विस्थापन शून्य हो जाता है। और दूसरा पूछ रहा है क्या विस्थापन शून्य नहीं होने पर भी दूरी शून्य हो सकती है। तो इसका आंसर होगा नहीं। अगर यदि विस्थापन ही शून्य नहीं रहेगा, यानी दो बिंदुओं के बीच के दूरी ही शून्य नहीं रहेगा, तो उसमें तो कुछ न कुछ दूरी तो तय किया गया है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण। तो द्रव्यमान आपको दिया कितना है 10 kg, गुरुत्व त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अब इसको गुना कर दीजिए तो आपका कितना निकल गया 98 न्यूटन। भार कितना हो गया 98 न्यूटन। द्रव्यमान कितना था, द्रव्यमान उसका 10 kg था। ठीक है, तो अब देखिए बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 अब की दिया हुआ है सेकंड लगते हैं तथा उसका वेग 300 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। वही सेम सवाल आ गया, सिर्फ उसका डाटा चेंज है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि द्रव्यमान 12 ग्राम दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है और प्रारंभिक वेग तो जीरो हो जाएगा, अंतिम वेग 300 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और हम लोग को फोर्स निकालना है। और फोर्स बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण अगर यदि निकल जाता है, त्वरण बराबर क्या होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग से भाग दे घटा के और समय से भाग दे दीजिए, आपको 50,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको त्वरण निकल गया। और फोर्स निकालने के लिए द्रव्यमान गुना त्वरण कर दीजिए और ये द्रव्यमान ग्राम में दिया हुआ है, 1000 से भाग दीजिएगा, ये किलो बन जाएगा। ठीक, आपका आंसर कितना आ जाएगा 600 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है कि 30 kg भार की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, वस्तु द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है 30 kg और वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। अब इसमें पुट कर दीजिएगा हाफ m के जगह 30, अभी दो बार लिखा जाएगा 5। ठीक, इसको हल करने के बाद आपको 375 जूल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए बोल रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगुना किया जाता है तो इसका तरंग दैर्घ्य होगा। देखिए तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के बारे में वहाँ भी हम समझाए थे, लेकिन यहाँ भी आपको बता देते हैं कि तरंग का वेग अगर यदि पूछा जाए तो आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है, ये एक सूत्र होता है। लेकिन आपको यहाँ हम डायग्राम से बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि इसमें देखिए इसमें आवृत्ति कितना है, जैसे यहाँ से चला और यहाँ से एक लूप पूरा हुआ और यहाँ से यहाँ तक एक लूप पूरा हुआ, यानी दो लूप पूरा हुआ कितना 1 सेकंड में। और दो श्रृंग के बीच के दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा डायग्राम में इसमें एक लूप यहाँ पूरा हुआ, एक लूप यहाँ पूरा हुआ, 2, एक 3 और ये 4, यानी कि 1 सेकंड में 4 लूप पूरा हुआ। यहाँ 1 सेकंड में 2 लूप पूरा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आवृत्ति कितना है 2 है, इसका आवृत्ति 4 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आवृत्ति जो है इसमें मतलब चलने में थोड़ा ज़्यादा अथी दूरी तय कर रहा है, तो यहाँ देखिए तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा होगा। और यहाँ देखिए कि
1 सेकंड में मात्र 2 लूप बना पाया, यहाँ 1 सेकंड में 4 लूप बना लिया। इसका मतलब है कि तरंग दैर्घ्य इसका आधा हो रहा है, यानी कि बीच की दूरी घट रहा है, तभी तो इसका दुगुना ये कार्य कर लिया। इसके तुलना में देखें तो ये आधा है और इसके तुलना में ये दुगुना है। ठीक है, तो यानी कि अगर यदि तरंग दैर्घ्य को आधा करेंगे तो आवृत्ति मेरा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर यदि आवृत्ति को दुगुना करेंगे तो तरंग दैर्घ्य आधा हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगुना कर दिया जाता है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा, आवृत्ति यानी पहले 2 सर्कल मारता था अब 4 सर्कल मार रहा है, तो यानी आवृत्ति दुगुना हो गया तो तरंग दैर्घ्य अब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला कर रहा है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डॉट होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। अब इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, उसमें 2 सोडियम है। ठीक है, उसको 2 से गुना कर दीजिए, 46 आ गया। और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, एक ही कार्बन है। ठीक, ऑक्सीजन का 16 होता है और 3 ऑक्सीजन है, 16 तिया 48 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका 106 आ जाएगा। ठीक, आणविक द्रव्यमान 106। उसके बाद बोल रहा है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहलाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला मतलब श्रेणी में एक साथ जुड़े हुए हैं, तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी, प्रवाह्य होगी या प्रवाहित होगी, एक के बात हुआ। ठीक है, यहाँ देखिए कि इसमें होता क्या है, हम लोग को अगर यदि ओम के नियम से देखते हैं तो क्या होता है, V बराबर IR होता है। V हुआ विभवांतर, उसके बाद I हुआ धारा और R हुआ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हम लोग को दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, सिर्फ उसको सीधे में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह से। अब सभी प्रतिरोध को जोड़ने के बाद आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 13.4 ओम। ठीक है, उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, निकालना हम लोग को धारा है कि कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। तो धारा देखिए, अगर यदि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसमें से प्रत्येक, देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोध में समान होता है। आप पूछिएगा कि यहाँ बोला है कि 0.3 ओम में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो वहाँ सभी में अगर यदि पूछा जाता ना कि 12 ओम वाला प्रतिरोध में भी कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें भी उतने ही धारा प्रवाहित होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में समायोजित विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोध में समान होता है और समानांतर क्रम में आपका विभवांतर समान होता है। ठीक है, समांतर वाला में विभवांतर समान यानी V का मान समान और श्रेणी में I का मान समान होता है। तो अब पूछ रहा है कि तो I कितना प्रवाहित हो रहा है, तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ठीक, तो विभवांतर आपको दिया हुआ है, विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट और उसका आपका R इक्विवेलेंट निकल गया 13.4। अब इसको भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 0.895 एम्पियर। धारा को किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। अब देखिए नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, अब की बार अणु ही दे दिया है कि 0.6 अणु है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। अणु संख्या बराबर होता है तत्व का द्रव्यमान ग्राम में और तत्व का परमाणुिक द्रव्यमान। तो अब हम लोग को पूछ रहा है कि द्रव्यमान है, कितना द्रव्यमान है। तो अब नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हम लोग निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन को N2 लिखा जाता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, नाइट्रोजन का 14.7 ऐसे कुछ होता है, उसको 14 लिखा जाता है। अब N2 है तो 2 गुना है, तो यानी कि इसका परमाणुिक द्रव्यमान कितना हो गया 28 ग्राम। हम लोग को तत्व का द्रव्यमान निकालना है, तत्व का द्रव्यमान को x मान लीजिए या तो तत्व का द्रव्यमान ही लिखा रख दीजिए। और 0.6 अणु बोल रहा है तो 0.6 बराबर तत्व का द्रव्यमान बटे यानी कि तत्व का परमाणुिक द्रव्यमान। अब इसको क्रॉस से गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 16.8 ग्राम। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि डॉट परमाणु का आयतन सबसे कम है, यानी आयतन जिसका सेल की संख्या कम होगी उसका आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16, उसमें प्रोटॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16। ठीक है, और फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 15
और अगर यदि उसमें प्रोटॉन की संख्या पूछा जाए तो वो भी 15 होगा। तो यहाँ देखिए इसमें सबसे यहाँ देखिए हीलियम दिखा, हीलियम का प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2, परमाणु संख्या भी 2। तो इसमें देखिए एक ही सेल बना रहा है और ये सभी जो तीनों है इसमें 3-3 सेल बन रहा है। तो 3 सेल बन रहा है तो इसका आयतन तो बढ़ गया, ठीक, आयतन ये बड़ा हो गया, त्रिज्या इसका देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी और इसका छोटा रहेगा, ठीक है। तो इस कारण से इसमें बोल रहा है कि सबसे कम आयतन किसका है, तो इसका हीलियम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह है कौन सा दर्पण है। तो देखिए फोकस लंबाई प्लस में 15 है तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण का फोकस लंबाई किधर होता है, जैसे दर्पण है इसमें ये बगल जो होगा ये रंगा हुआ रहेगा, इधर मतलब उभरा हुआ भाग प्लेन रहेगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण वस्तु को इधर रखा जाता है और फोकस ये साइड और वक्रता केंद्र मतलब दाहिने साइड होता है। तो वस्तु को हमेशा बायां साइड में रखा जाता है, चाहे वह उत्तल दर्पण रहे या अवतल दर्पण रहे। लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस किधर हो जाता है, दायां साइड हो जाता है, और वही अवतल दर्पण का फोकस बायां साइड हो जाता है। जैसे कि हम लोग ये मतलब नंबर ग्राफ पे देखते हैं, जैसे कि 0 हुआ, 0 के बायां साइड क्या होता है, माइनस में, और 0 के दायां साइड क्या होता है, प्लस में। तो यहाँ देखिए फोकस दायां साइड जा रहा था, यानी कि इसको हम 0 मानते हैं पोल को, ठीक है। तो इसके दायां साइड जा रहा है तो प्लस में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। वही अगर यदि माइनस के इधर जाता तो यानी बायां साइड जाता तो वो क्या होता, अवतल दर्पण, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि यदि पानी का घनत्व 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यू है और तांबा का घनत्व 8.9 × 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यू है तो सापेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है। सापेक्षिक घनत्व बराबर कल भी हम लोग देखे थे वस्तु का घनत्व, ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो इसमें देखिए सापेक्षिक घनत्व, वस्तु का घनत्व दिया हुआ है 8.9 × 10⁻³ kg मीटर प्रति क्यूब, और दिया हुआ है नीचे में 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको यहाँ देखिए ये तो पूरा नीचे वाला मिल गया, तो अब सिर्फ क्या बचा 8.9, ठीक है। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है तो किया गया कार्य क्या होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। बल दिया हुआ है 1 न्यूटन और विस्थापन दिया हुआ है 1 मीटर, तो वर्क क्या हो जाएगा 1 × 1 यानी न्यूटन मीटर जूल हो गया आपका कार्य, ठीक है। उसके बाद दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। आइसोटोप यानी कि हम लोग अब समस्थानिक संभारिक इस सब के बारे में देखेंगे। तो आइसोटोप यानी समस्थानिक क्या होता है, ऐसे परमाणु जिसके पास प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। यानी कि टोपी उसका क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, स्थान उसका क्या होगा, समान, पैर के पास समान होगा। जैसे कि यहाँ देखिए ऑक्सीजन O8, ठीक है, और यहाँ परमाणु द्रव्यमान इसका 16 दिया हुआ है, और यहाँ भी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, परमाणु द्रव्यमान 17 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु द्रव्यमान 18 है। तो यानी कि आइसोटोप, टोपी इसका अलग अलग है, ये सर पे जो पहना है टोपी अलग अलग है, यानी कि इसको समस्थानिक कहा जाए, स्थान इसका नीचे वाला सही है, ठीक है। तो अब देखिए कि इसमें क्या क्या है। तो जैसे कि इसमें देखिए 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और परमाणु संख्या भी 8 है, क्योंकि हम लोग उधर भी देख चुके हैं कि यहाँ देखिए, नहीं तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और इसमें अगर यदि न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो परमाणु द्रव्यमान में परमाणु संख्या घटा दीजिए या तो प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार तो हम लोग यह देख लेंगे कि यह आइसोटोप है यानी समस्थानिक है। अब देखते हैं कि संभारिक, संभारिक क्या होता है, आइसोबार, ठीक। ऐसे तत्व जिसके परमाणु द्रव्यमान समान है, ठीक है, उसे संभारिक कहा जाता है। यानी ऊपर वाला टोपी अब की बार समान है लेकिन नीचे वाला पैर इसका असमान है, समभारिक। आइसोबार इंग्लिश में याद रखने के लिए, बार जब कोई भी ड्रिंकिंग करके आता है तो उसका पैर क्या होता है, लड़खड़ाते रहता है। यहाँ देखिए कि इसका कभी 19 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, तो यानी पैर डगमगा रहा है, रोड के इस साइड से उस साइड मार रहा है, ठीक है।
तो इसको क्या कहा जाएगा, आइसोबार, यानी कि समभारिक। भार इसका समान है, सबके माथा पे 40-40 kg है, लेकिन पैर डगमगा रहा है क्योंकि इसने डाल दिया है पहले। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या 19 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 है, परमाणु संख्या 19 है, न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या घटा दिए तो न्यूट्रॉन की संख्या इसका कितना निकला, 21 निकला। और इसमें देखिए, इसमें प्रोटॉन की संख्या 20 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 है, परमाणु संख्या 20 है, और यहाँ देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 40 में 20 घटाने के बाद 20 ही आ गया। ठीक, तो हम लोग अब ये भी देख लिए, आइसोबार भी देख लिए यानी कि समभारिक देख लिए। उसके बाद आइसोटोन देखते हैं यानी कि सम न्यूट्रॉनिक, ऐसे तत्व जिसके पास समान न्यूट्रॉन की संख्या हो। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान। उसका परमाणु संख्या भी बदल सकता है, परमाणु भार भी बदल सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन समान होना चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान में क्या करते हैं, या थी परमाणु संख्या को घटा देते हैं या तो प्रोटॉन की संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि प्रोटॉन की संख्या घटाना है कि परमाणु संख्या घटाना, चूँकि परमाणु संख्या ही प्रोटॉन की संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि इसमें ऑक्सीजन 8 और 16 दिया हुआ है परमाणु द्रव्यमान, इसमें प्रोटॉन की संख्या 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और परमाणु संख्या भी 8 है। अब इसका परमाणु द्रव्यमान तो 16 दिया हुआ है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में परमाणु क्रमांक घटा दीजिए या प्रोटॉन की संख्या घटा दीजिए, तो आपको कितना आ गया, 8 न्यूट्रॉन आ गया। उसके बाद इसमें देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 है परमाणु संख्या, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान 15 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ इसका प्रोटॉन कितना हो गया, 7, इलेक्ट्रॉन 7, परमाणु संख्या 7। अब 15 में 7 घटा दीजिए, 8 आपका क्या निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया। उसी तरह इसको भी घटाने के बाद 8 न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। यानी जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉन यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक। अब सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहेगा। ऐसे तत्व जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहा जाता है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे कि हम उदाहरण से देखते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऐसे अगर यदि सिंपल देखा जाए तो उसमें समान रहता है प्रोटॉन की संख्या। कोई भी जैसे सोडियम लिया, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितना, 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। कब तक, जब तक कि उस पर नहीं तो प्लस का चार्ज चढ़ा हो और न ही माइनस का चार्ज चढ़ा हो, तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तब तक बराबर होती है। लेकिन अगर यदि वही उस पर प्लस का चार्ज या माइनस का चार्ज +2 +1 +3 इस तरह से रहे, तब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती है। तो कब घटती है कब बढ़ती है इसको देखिए। जैसे कि यहाँ देखिए कि नाइट्रोजन 7 और इस पे माइनस का 2 चिन्ह चढ़ा हुआ है। ठीक है, माइनस का 2। देखिए इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन 7, चूंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, ये इसमें देखिए 2 माइनस में है, यानी 2 किसी से कर्जा लिया है। ठीक है, तो 2 कर्जा लेके पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 7, अब 2 और कर्जा ले लिया है तो 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 होता है। ठीक है, 9 हुआ। और उसके बाद यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन 8 है, ये अपने ऊपर एक कर्जा लेके रखा है। ठीक है, तो यहाँ इसका प्रोटॉन की संख्या 8 है, लेकिन अगर यदि इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, एक किसी से और से उधार से लेके रखा है तो 8 एक कितना हो गया। पहले अगर यदि इसका सामान्य में देखते तो सामान्य में इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 ही होता, लेकिन अब एक किसी से उधार लिया है तो अब इसके पास कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्लोरीन है, फ्लोरीन में है कि परमाणु संख्या 9 और इसका प्रोटॉन 9 और इलेक्ट्रॉन 9, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं चढ़ा हुआ है, न ही पॉजिटिव और न ही निगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए इसको समझने के लिए यहाँ देखिए कि जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे +2 है। ठीक है, दान करने वाला जो होता है, कोई भी दानी आदमी होता है, वो दुनिया के नज़र में क्या दिखता है कि इसने दान किया,
जैसे कि यहाँ देखिए +2 ये दान कर रहा है, लेकिन इसके घर का संपत्ति क्या होता है, घटता है। जैसे कि आपके पास मान लिया जाए 100 रुपया, आप उसमें 25 रुपया दान कर दिए। दुनिया के नज़र में आप क्या दिख रहे हैं कि आप 25 रुपया दान किए, लेकिन आप जब अपना अगर यदि पॉकेट देखते हैं कि आपके पास कितना बचा, तो अब तो आपके पास 75 ही बचा। यानी दान करने के बाद इलेक्ट्रॉन घटता है। यानी ऊपर पे आप माथा पे पहनिएगा एकदम प्लस वाला ताज, लेकिन आपका घर वहाँ क्या हो रहा है, खोखला हो रहा है। ठीक है, तो वही होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर यदि जैसे मैग्नीशियम है उस पर +2 चढ़ा हुआ है, यानी ये +2 क्यों है, ये अपने आप को अस्थायी होने के लिए। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अब इसको फिल कीजिए, जैसे 2, 8 और 2 बच गया, तो इसीलिए ये सोच रहा है कि 2 को किसी तरह हटा दें। ठीक है, वही हटा रहा है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 10। उसी तरह यहाँ देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है कि इसका परमाणु संख्या 7 होता है, लेकिन ये 3 माइनस लेके ऊपर पे है, तो 3 इसका माइनस है। इसका मतलब है कि ये दुनिया के नज़र में दिख रहा है कि ये बैंक से लोन लिया है, लेकिन बैंक से लोन लेने के बाद जब मान लिया जाए कि इसके पास पहले से 500 का होगा, अब बैंक से 100 का और लोन ले लिया, तो अब इसके पास कितना हो गया, 5 1 600 हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, लेकिन दुनिया के नज़र में ये क्या दिख रहा है कि ऋणी है, इसीलिए ये अपने माथा पे ऋण वाला टोपी चढ़ा के घूमता है, यानी कि माइनस वाला। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का टॉपिक समाप्त हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।